हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं एक नया महीना, नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ। फेस्टिवल का महीना है और मैं चाहता हूँ आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें। बहुत सारे एग्जाम हैं इस महीने। हिमाचल का स्टेट पीसीएस एग्जाम है, तेलंगाना के बहुत सारे एग्जाम हैं, आंध्रा के बहुत सारे एग्जाम हैं, पंजाब में सब इंस्पेक्टर और बहुत सारे पंजाब में एग्जाम आने वाले हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस महीने आपकी सेवा में हाजिर होने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो ये एक जगह है जिसे बोलते हैं वेंगुर्ला। वेंगुर्ला में ही जन्म हुआ था बैरिस्टर नाथ पाई का, और 2022 में हम इनकी 100वीं जयंती मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कोंकण रेलवे बनवाया। तो कोंकण रेलवे को बनाने के पीछे जो दिमाग था, जो आइडिया था, वो इनका था, बैरिस्टर नाथ पाई का। राइट। और सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, जिसको हम चिपी एयरपोर्ट भी बोलते हैं, ये सिंधुदुर्ग जिले में है, वेंगुर्ला नाम की जगह पर। तो वो महाराष्ट्र में इसके इनके नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। ये एयरपोर्ट बनना 2019 में शुरू हो गया था, और ये एयरपोर्ट पूरी तरह से ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड मतलब एकदम जीरो से बन रहा है। अगर मान लो भारतीय वायुसेना की कहीं पे पट्टी है, उसे आप जो है डेवलप करके एयरपोर्ट बना रहे हो, तो वो ब्राउन फील्ड होता है। जब पहले से वहां कुछ होता है तो ब्राउन फील्ड होता है, बिल्कुल नया बनता है जीरो से तो ग्रीन फील्ड होता है। तो ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। और यहाँ पे आप और भी चीज़ें जो हैं वो याद रखिए महाराष्ट्र के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो महाराष्ट्र में थाने क्रीक नई रामसर साइट बनी है। और जो नाम चेंज की बात हम कर ही रहे हैं, तो ओस्मानाबाद का नया नाम क्या है? ओस्मानाबाद का नया नाम है धाराशिव। और एक शहर है जो मलिक अंबर ने बसाया था, जिसको औरंगाबाद बोलते हैं, जिसका नाम औरंगजेब के नाम पे रखा है। अब इसका नया नाम होगा संभाजी नगर। संभाजी नगर छत्रपति महाराज के, शिवाजी महाराज जी के सबसे बड़े बेटे थे, जिनका नाम था संभाजी। और एक नया एयरपोर्ट बन रहा है महाराष्ट्र में, नावी मुंबई एयरपोर्ट। तो नावी मुंबई एयरपोर्ट का नाम रखा गया है डी बी पाटिल के नाम पर। डी बी पाटिल। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि दही हांडी को एक नया खेल का दर्जा दिया है, ऑफिशियल स्पोर्ट का दर्जा महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है जहां पे हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी है? तो वो है एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, जहां जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी है। और औरंगाबाद शहर एक बहुत ही खास रीजन के लिए और भी न्यूज में आया था। वो क्या? तो गूगल का एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा यूज करने वाला पहला शहर बना है पर्यावरण के लिए औरंगाबाद। हाल ही में किस राज्य ने रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया है? इसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अधिसूचित करा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां बना है? चित्रकूट में, यूपी में। तो इसका आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। ये बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है, यूपी का चौथा है, और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व होगा। समझ में आ गया आपको? बुंदेलखंड में पहला है, चित्रकूट बुंदेलखंड एरिया में आता है। चित्रकूट, झांसी, महोबा, ये सब जो हैं, ये सब बुंदेलखंड वाले इलाके में आते हैं। तो झांसी वगैरह। तो ये चित्रकूट में बना है। रानीपुर वन्य अभ्यारण्य को अपग्रेड करके ये टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ जाता है, तो वो टाइगर रिजर्व कहलाता है। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, उसको रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। अब भारत की सरकार एनटीसीए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी ऐसा ही करेगा, तब ये ऑफिशियल हो जाएगा 54th। लेकिन अभी के लिए 54th है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अब उत्तर प्रदेश में बाकी तीन कौन से हैं? एक तो है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और एक है दुधवा टाइगर रिजर्व। तीन है, तो चौथा होगा रानीपुर। और अमानगढ़ जो है ये जिम कॉर्बेट का ही हिस्सा है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, इसका वो हिस्सा जो यूपी में आता है उसे अमानगढ़ बोलते हैं, क्योंकि जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में चला गया था जब सन 2000 में उत्तराखंड बना था। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तराखंड यूपी से ही अलग होके एक नया राज्य बना था। उस समय उसे उत्तरांचल बोलते थे, बाद में उसका नाम उत्तराखंड हो गया था। इज इट अंडरस्टूड? तो ये बात है सारी। और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और भारत का 73वां कौन सा था? 73वां कह रहा हूं, 53वां है गुरु घासीदास और तमोर पिंगला वन्य अभ्यारण्य को जोड़ के बना दिया था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व।
ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में संजय दुबरी है टाइगर रिजर्व उसी का हिस्सा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, तो मध्य प्रदेश का संजय दुबरी था, उसका वो हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया, उसका नाम रख दिया गया गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। 52वां था रामगढ़ विषधारी, ये राजस्थान में, और 51वां है मेघमलई श्रीविल्लिपुतूर जो तमिलनाडु में है। और एनटीसीए की 20वीं बैठक कहां हुई थी? पहली बार दिल्ली के बाहर हुई थी, पिछली 19 बैठक दिल्ली में हुई थी, 20वीं हुई थी पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, यह भी नहीं भूलना है। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, ये कहां पे हुई? हरित इकोनॉमी समिट, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट यूएई के दुबई में हुई, तो आंसर है दुबई। वैसे दुबई और शारजा में एशिया कप भी हुआ था जिसको श्रीलंका ने जीता था। तो संयुक्त अरब अमीरात में हमारे राजदूत कौन है? मिस्टर संजय सुधीर। और इनका जो चांद पे मिशन है लूनर, उसका नाम है रशीद, जिसमें चाइना इनकी हेल्प करेगा, क्योंकि चाइना का अपना जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ, चैंग-ई-5 जो इनका चांद पे मिशन था। तो हमारी तरफ से भूपेंद्र यादव गए थे यहाँ पे, जो हमारे पर्यावरण मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत की तरफ से एकमात्र भारतीय कौन है जिनका नाम टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल किया गया है? टाइम 100 नेक्स्ट मतलब जो अगले उभरते हुए लीडर हैं दुनिया के 100, तो उनमें एकमात्र हैं आकाश अंबानी, रिलायंस जियो के चेयरमैन हैं, अभी अभी बने हैं रिलायंस जियो के चेयरमैन। और ये क्वेश्चन जो है आज आया था 1 अक्टूबर आरआरबी पीओ के एग्जाम में कि रिलायंस जियो का चेयरमैन कौन है, राइट। तो जो भी मैं चीज़ बताऊं वो आराम से जो है ठंडे दिमाग से उसको सुना करो। हर चीज़ जो मैं बोलता हूं एक क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन करा देता हूं, तो डेली के 20 क्वेश्चन नहीं कराता हूं आपको, डेली के मैं 100-150 क्वेश्चन करा देता हूं। इसीलिए आपकी स्मृति शेष जो चीज़ें रह जाती हैं वो बाकियों से बहुत ज़्यादा होती हैं, वो आप रियलाइज़ नहीं करते, जब आप दूसरे बच्चों से बात करेंगे तब समझ में आएगा। और ये जो 100 लोग हैं ना दुनिया के सबसे उभरते नेक्स्ट जिन्हें कह रहे हैं, इनमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आम्रपाली गान। अब ये आम्रपाली गान भारतीय मूल के हैं, भारत में जन्मे थे, भारतीय नहीं है, अमेरिका के बिजनेसमैन है ये। तो ये भी न्यूज में आ सकते हैं क्योंकि ये ओनली फैंस एक वेबसाइट है उसके सीईओ बने हैं आम्रपाली गान, इसलिए न्यूज में थे, ठीक है। तो आम्रपाली गान जो है ओनली फैंस पे जो स्टार होते हैं, किसी भी तरह के स्टार हो, चाहे पॉर्न स्टार हो, चाहे सेक्स वर्कर हो, चाहे वो नॉर्मल स्टार हो, वो अपनी फोटो वीडियो वगैरह ये सब इस वेबसाइट पे बेचते हैं। तो इसके सीईओ हैं आम्रपाली गान। हाल ही में खबरों में रही कुशियारा नदी भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक सीमावर्ती नदी है? कहाँ पे बहती है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में बहती है। और वैसे तो शेख हसीना जब आई थी तो 7 एमओयू साइन करे थे, उनमें से एक ये भी था कुशियारा नदी का जो पानी है वो हम बांटेंगे। और अभी ये डिसाइड हुआ है कि 153 क्यूसेक पानी बांग्लादेश को जाएगा और 153 क्यूसेक भारत को जाएगा। इस नदी का पानी हम दोनों बांट लेंगे, 153 दोनों हम बांट लेंगे। इज दैट क्लियर? तो भारत की तरफ से इस नदी का पानी कौन लेगा? असम की सरकार लेगी, 153 क्यूसेक। समझ में आया? और अभी अभी शेख हसीना जब आई थी तो निज़ामुद्दीन दरगाह, संत निज़ामुद्दीन दरगाह, पीर फ़कीर वर्ड यूज़ करते हैं वैसे हम इस्लाम धर्म में, तो पीर फ़कीर निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दिल्ली, वहाँ गई थी और 7 एमओयू जो है वो साइन हुए थे। और ये एमओयू किस किस चीज़ में साइन हुए थे, क्या आपको इसका कोई आइडिया है? किस चीज़ के एमओयू साइन हुए थे? देखो एमओयू जो साइन हुए थे उनके बारे में बता देता हूँ। अब जैसे एक एमओयू था कुशियारा नदी के पानी को लेकर, ठीक है। 2 एमओयू थे रेलवे बोर्ड को लेकर, एक एमओयू ये था कि स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर, एक था कि प्रसार भारती और उसके बीच में मतलब प्रसारण को लेकर, एक उसके लिए था। फिर एक था कि जो बांग्लादेश के जज हैं उनको इंडिया में ट्रेनिंग मिलेगी, एक वो था, राइट। तो इस तरह से हमारे ये एमओयू साइन हुए थे। टोटल 7 एमओयू थे। इज दैट क्लियर? टोटल 7 एमओयू साइन हुए थे भारत और बांग्लादेश के बीच में। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो शायद आपको ना पता हो। आपको ये तो पता होगा कि एक हमने पुल बनवाया है, रेलवे पुल बांग्लादेश में, जिसका नाम है रूपशा। ये भारत की मदद से बना है बांग्लादेश में। एक 1320 मेगावाट का बहुत ही बड़ा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत और बांग्लादेश ने मिलकर जो है वो लगाया है, लगा रहे हैं, चल रही है, अभी प्रोसेस चल रहा है। और एक ये चीज़ बताता हूँ, 1971 की जो वॉर हुई थी ना बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए, उसमें वो भारत के सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत दी, राइट, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था 1971 में,
इनके जो बच्चे या पड़पोते या पोते वगैरह, मतलब उनके जो परिवारजन चल रहे हैं, उन बच्चों को 200 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी। इस स्कॉलरशिप का नाम है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान स्टूडेंट स्कॉलरशिप। तो ये भी स्टार्ट की गई है। ये जब शेख हसीना भारत आई थी तो उन्होंने कहा 200 बच्चों को, ये 200 बच्चे वो होंगे जो उन लोगों के होंगे, उन सेना के जवानों के होंगे जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई थी, उनके 200 बच्चों को मैं छात्रवृत्ति दूंगी, और इसका नाम है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप। और बंगबंधु बोलते थे प्यार से शेख मुजीबुर रहमान को, शेख हसीना के पिता, बांग्लादेश के पिता भी बोलते थे उन्हें। और इनके जीवन पे फिल्म बन रही है जिसे भारत और बांग्लादेश मिलकर बना रहे हैं। इस फिल्म को भारत की तरफ से बना रहे हैं श्याम बेनेगल, ये डायरेक्टर हैं उस फिल्म के। और बांग्लादेश में हमारे राजदूत कौन बने हैं? प्रणय वर्मा। और जो बांग्लादेश में पहले थे विक्रम दोरईस्वामी, वो ब्रिटेन में हमारे नए राजदूत हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? इसे कौन देता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं डैरेन टैंग। और डैरेन टैंग जो हैं ये सिंगापुर के व्यक्ति हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर जनेवा में है और भारत की रैंक है 40। हमारी 2015 में जो रैंक थी वो थी 81। तो हम देखिए 7 साल में कितनी ऊपर आ गए हैं, हम अब 40वें नंबर पे आ गए हैं। और इस इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन देता है, तो ये भी ध्यान रखिए। और नंबर 1 कौन था, नंबर 2 कौन था, नंबर 3 कौन था, देख लेते हैं। नंबर 1 था स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे अमेरिका और नंबर 3 पे स्वीडन। आप रैंक 1 और रैंक 2 बस याद रखिए, रैंक 3 एग्जाम में नहीं आएगा। रैंक 2 भी अभी आना स्टार्ट हुआ है पिछले साल से। इज दैट क्लियर? और यह संगठन 1967 में बना था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में जर्मनी का शहर है बॉन, वहां पे संयुक्त राष्ट्र एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड हुए। उनमें भारत की कौन महिला है जिन्हें चेंज मेकर अवार्ड मिला है? चेंज मेकर मिला है सृष्टि बख्शी को। क्या किया इन्होंने? सृष्टि बख्शी 3800 किलोमीटर पैदल चली। सोचिए 3800 किलोमीटर पैदल पूरे भारत का दौरा किया इन्होंने, पैर पे अपने कदम कदम रख के। और किस बारे में? जहां भी ये गई वहां उन्होंने लिंग आधारित जो वायलेंस होती है, वायलेंस मतलब हिंसा, तो जो लिंग आधारित वायलेंस, महिलाओं के खिलाफ वायलेंस होती है, जो महिलाओं के खिलाफ असमानता का भाव है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करा। इसीलिए इन्हें मिला है चेंज मेकर अवार्ड, यूएनएसडीजी अवार्ड, चेंज मेकर अवार्ड। इज दैट क्लियर? और सृष्टि बख्शी के जीवन पे फिल्म भी बनी है जिसका नाम है वॉर्म, वुमेन ऑफ माई बिलियन। डॉक्यूमेंट्री बनी है इनके जीवन पे जिसका नाम है वुमेन ऑफ माई बिलियन, यानी वॉर्म। उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शुरू किया गया? इसका नाम था ऑपरेशन गरुड़। इसमें सीबीआई कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है, जैसे पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, हिमाचल पुलिस, मणिपुर पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वगैरह। तो हेरोइन, ट्रामाडोल, चरस, गांजा, मेफेड्रोन और भी तमाम सारे जो ड्रग्स होते हैं उनको पकड़ रही है, बेचने वाले लोगों को पकड़ रही है। और सीबीआई कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान नहीं है ये। सीबीआई आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस मंत्रालय के अधीन, ना कि गृह मंत्रालय। बच्चे देखते ही मार्क करेंगे सीबीआई, अच्छा गृह मंत्रालय, नहीं नहीं नहीं, ये है कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय। इज दैट क्लियर? उसके अधीन आता है ये। और सीबीआई कौन से कमेटी के कहने पर बना था? यह कहा था संथानम कमेटी ने, संथानम कमेटी के कहने पे बना था सीबीआई। और सीबीआई भारत की तरफ से नोडल एजेंसी होगा। जो इंटरपोल की बैठक भारत में हो रही है उसमें इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियों, फ्रांस में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीएओ, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है कनाडा में, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ समझौता किया है अभी अभी। यह समझौता आईसीएओ के 42वें सत्र के दौरान हुआ। तो ये कहां पे हुआ? ये हेडक्वार्टर में ही हुआ था, कनाडा के मॉन्ट्रियल, जहां पे इनका हेडक्वार्टर है वहीं पे हुआ। और ये समझौता इसी बारे में था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एयरपोर्ट हैं वगैरह हैं उन पे सोलर पावर का इस्तेमाल करें। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मेंबर कौन बना है? 109वां, 109वां बना है भूटान, 108वां बना है कौन? पनामा, 107वां बना है हंगरी, 106वां बना है नॉर्वे और 105वां बना है नेपाल। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में है। और जो कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर है, यहाँ पे और किसका हेडक्वार्टर है? यहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इन सब का जो हेडक्वार्टर है वो
कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। और कनाडा में हमारा राजदूत कौन बना है? संजय वर्मा। संजय वर्मा हमारे राजदूत बने हैं कनाडा में। कनाडा में एक झील भी है जिसे बोलते हैं विनीपेग झील, और जस्टिन ट्रूडो यहां के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी है ओटावा। निम्नलिखित में से किसे आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? यानी आयुष मंत्रालय में, मतलब आयुष के फील्ड में सबसे जबरदस्त जो है वो इन्होंने सबसे जबरदस्त काम किया है इस राज्य ने, तो इसे अभी अभी आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? ये एक्चुअली आयुष के क्षेत्र में नहीं है। आयुष्मान जो उत्कृष्टता पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार है ये आयुष्मान भारत योजना को जिसने सबसे अच्छा लागू किया है उसमें। मैं रिपीट करता हूं, आयुष्मान भारत योजना को 4 साल हो गए, राइट? तो आयुष्मान भारत योजना को लागू जिसने सबसे अच्छा किया उसके लिए मिला है, तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। मैं दिखा देता हूं आपको। तो बेस्ट परफॉर्म करने वाला राज्य या यूनियन टेरिटरी आंध्र प्रदेश है। नंबर 1 परफॉर्म करने वाला जिला पूरे भारत का वो है पार्वतीपुरम मान्यम, जो आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में अभी 13 नए जिले बने हैं, और कोनासीमा जो जिला है उसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है, राइट? तो बस ये 2 अवार्ड आपको याद रखने हैं, बेस्ट स्टेट और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बस, और कोई जरूरत नहीं आपको। एक चीज बता दूं, आभा नंबर मिलेगा, ये तो आपको पता है। तो 14 अंकों का नंबर मिलेगा आपको, आभा नंबर। और और बस ये याद रखिए। बाकी जो आंध्र प्रदेश है ना, वहां पे एक ईस्ट गोदावरी जिला है। ईस्ट गोदावरी जिले में क्या बन रहा है? ईस्ट गोदावरी जिले में गुजरात के भरूच में और हिमाचल के ऊना में, अब याद आया, बल्क ड्रग पार्क बन रहा है। एक ड्रग पार्क 1000 करोड़ में बनेगा तो 3 बनेंगे 3000 करोड़ में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविवाहित और एकल महिलाएं भी गर्भ धारण करवा सकती हैं। उतना ही अधिकार है जितना किसी शादीशुदा को है। तो कितने हफ्ते तक करा सकती हैं? तो 24 हफ्ते तक करा सकती हैं। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक एक्ट है जिसमें जो एबॉर्शन की लिमिट है वो 20 हफ्तों से बढ़ा के 24 हफ्ते सरकार ने आज से 2 साल पहले कर दी थी। तो वही अब अविवाहित और एकल महिलाओं पर भी अप्लाई होगा। उनका कोई भी एबॉर्शन का अधिकार छीना नहीं जाएगा। ये कहा डीवाई चंद्रचूड़ ने। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। भारत के 50वें चीफ जस्टिस बनेंगे डीवाई चंद्रचूड़। कब बनेंगे? 8 नवंबर को बनेंगे। अभी जो है यू ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस, वो 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो 9 नवंबर को पहला दिन होगा डीवाई चंद्रचूड़ का। 74 डेज के लिए सिर्फ बन रहे हैं यू ललित। और डीवाई चंद्रचूड़ जो नालसा है उसके भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2023 से यात्री कारों में, यानी पैसेंजर गाड़ियां जिन्हें M1 गाड़ियां बोलते हैं, M1 गाड़ी मतलब अगर ड्राइवर के अलावा 8 सीट से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम 8 सीट ड्राइवर के अलावा, तो उसे बोलते हैं पैसेंजर गाड़ी M1। तो उनमें कितने एयरबैग अनिवार्य हो जाएंगे? 1 साल के बाद है ये, 1 अक्टूबर 2023 है, कहीं एग्जाम में 1 अक्टूबर 2022 मार्क करिए हो, तो ये 6 एयरबैग कंपलसरी हो जाएंगे। समझ में आया? 6 एयरबैग कंपलसरी हो जाएंगे। और एक एनसीएपी प्रोग्राम शुरू कराया अभी अभी, राइट? तो वो कब से लागू हो जाएगा? क्या उसका कोई आइडिया है आपको? भारत में जो नेशनल कार असेसमेंट जो प्रोग्राम है जिसमें वो गाड़ियों को भिड़वाएंगे और उनको रेटिंग देंगे, तो वो कब से लागू हो जाएगा? नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम, एनसीएपी, ठीक है? तो एनसीएपी भारत में लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। तो उसकी डेडलाइन भी याद रखो, इसकी डेडलाइन भी याद रखो। ये व्हीकल सेफ्टी ट्रेनिंग सिस्टम है, भारत एनसीएपी बोलते हैं इसे। ये लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से, और 6 एयरबैग वाला लागू होगा इसके 6 महीने बाद, यानी 1 अक्टूबर 2023 से। अभी अभी एक गुड़ियाएं होती हैं, डॉल खिलौने होते हैं ना, बिलाचरी, ये नवरात्रों पे बहुत ज्यादा बिकती हैं, प्रसिद्ध होती हैं। तो ये कहाँ पे बनती हैं बिलाचरी डॉल्स? ये न्यूज में आई थी अभी अभी काफी। तो ये मदुरई एक जगह है तमिलनाडु में, तो आंसर है मदुरई। और ये अलग अलग चीज़ों से बनती हैं, टेराकोटा से भी बनती हैं, क्ले से भी बनती हैं। अगर बजट कम है तो क्ले वाली लो, बजट ज़्यादा है तो टेराकोटा वाली लो। और अलग अलग आकार, अलग अलग वो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, संस्कारी, उत्तम, हमारी संस्कृति का प्रतीक वो ऐसी गुड़ियाएँ हैं ये, मदुरई तमिलनाडु। इज दैट क्लियर? बाकी खिलौने भी बहुत हैं, जैसे एटी को पक्का खिलौने बहुत आते हैं एग्जाम में। मेरा कमरा भी भरा हुआ है, मैंने कई बार इंस्टाग्राम वगैरह पे फोटो डाले हैं। मेरे कमरे में कम से कम 5 से 6 एटिको पक्का खिलौने हैं। मेरे कमरे में 2 से 3 कोंडापल्ली खिलौने हैं। इनफैक्ट भगवान राम का पूरा परिवार कोंडापल्ली खिलौनों का है।
बहुत ही खूबसूरत, मैं इंस्टाग्राम पे दोबारा डालूंगा, इससे याद भी हो जाता है। जब मैंने खरीद लिए कोंडापल्ली खिलौने, मैं कभी भूल ही नहीं सकता। इसी तरह से तेलंगाना में निर्मल के खिलौने, निर्मल जिला है एक, निर्मल के खिलौने मेरे पास कर्नाटका के चन्नापटना के खिलौने हैं मेरे रूम में, कभी भूल ही नहीं सकता। चन्नापटना रामनगर जिले में आता है कर्नाटक के। इस तरह से एक आधा खिलौना आप भी खरीद लो। वैसे मैंने तो अपने सारे फैकल्टीज को भी वो दिए थे, भगवान हनुमान का वो दिया था, कोंडापल्ली टॉयज। तो देखो, जब आपका करंट अफेयर जी के जीवन का ही पार्ट बन जाए तो फिर उसमें याद वाद रखना नहीं पड़ता। ये परंपरागत खिलौने हैं, हमारी संस्कृति है ये। और आपको बता दूं, भारत में दो जगह ऐसी हैं, क्योंकि तमिलनाडु का जिक्र आया ना, भारत में दो जगह ऐसी है जहां पे बनते हैं पटाखे। पटाखे मतलब क्रैकर, आतिशबाजी, या जो भी क्रैकर वगैरह कहना चाहो। कहाँ बनते हैं पटाखे? भारत में दो ही जगह बनते हैं। एक तो है असम में बारपेटा, सुना है जगह बारपेटा, और एक है शिवाकाशी जो कि तमिलनाडु में है। तो भारत में दो ही जगह पटाखे बनते हैं। यानी कि जो फायर क्राफ्ट, ये भी एक तरह का क्राफ्ट है, ये भी हस्तशिल्प होता है। पटाखे भी जो है हाथ से बनते हैं, मशीन से नहीं बनते हैं। तो जो असम में जगह है बारपेटा, एक तो वहां पे बनते हैं फायर वर्क्स इंडस्ट्री, फायर वर्क्स इंडस्ट्री बोलते हैं वैसे इसे, बारपेटा। और एक है शिवाकाशी। क्योंकि दिवाली आ रही है, मैंने कहा बता देता हूँ, किसी एग्जाम में फंस गया आपको कि पढ़ाया नहीं। उसके बाद एक कौन से देश की कंपनी है, कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली, ये भारत में अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है साब। और ये कहाँ की है साब? ये स्वीडन की है। ये वही स्वीडन है जहां के खिलाड़ी हैं अरमांडो डुप्लांटिस। कौन सा खेल खेलते हैं ये, जिसमें अपना ही रिकॉर्ड हर बार तोड़ देते हैं? इनका खेल है पॉल वॉल्ट। डंडा लेके भागते हैं फिर उछलते हैं ना डंडे के ऊपर से, कभी आपने देखा होगा। तो पॉल वॉल्ट बोलते हैं उसे। अरमांडो डुप्लांटिस स्वीडन के खिलाड़ी हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और अभी पिछले 6-7 महीनों में भी 2-3 बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। तो साब कंपनी जो है ये स्वीडन की कंपनी है। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? और स्वीडन की क्या कोई और कंपनी बता सकते हो? मैं बताता हूं। आपने वोल्वो सुनी है? वोल्वो की बस में बैठे हो? वोल्वो गाड़ी भी बनाती है, वोल्वो स्वीडन की कंपनी है। ठीक है। एरिक्सन कंपनी सुनी है? टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन स्वीडन की है। फर्नीचर की कंपनी है आइकिया, स्वीडन की है। एक गैजेट्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोलक्स कंपनी सुनी है, जिसका ये आते हैं वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब, इलेक्ट्रोलक्स, तो ये भी स्वीडन की कंपनी है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अदानी जो है, अदानी ग्रीन एनर्जी, ये किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र बना रही है? चालू भी हो गया है खैर। पवन और सौर मतलब है कि पवन ऊर्जा भी और सौर ऊर्जा भी। अब यहां ध्यान से देखो, ये तो लगा दी विंड मिल यानी पवन ऊर्जा, और ये नीचे बिछा दिए सोलर पैनल। तो ये जैसलमेर में लगा है, राजस्थान में। तो आंसर है जैसलमेर राजस्थान। दुनिया का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का पवन सौर ऊर्जा संयंत्र अदानी ने लगाया है। और अदानी दो चीज और लगा रही है। क्या लगा रही है? एक तो अदानी जो है वो लगा रही है ताजपुर में डीप सी पोर्ट बना रही है, बंदरगाह बना रही है ताजपुर, पूर्व मिदनापुर बंगाल में। और एक विजिंजम, विजिंजम जो जगह है ये केरल में है, यहां पे भी जो है ये अपना डीप सी पोर्ट बना रही है, विजिंजम, तिरुवनंतपुरम केरल में। आईआईएफएल वेल्थ हुरुन इंडिया लिस्ट में 40 साल से कम उम्र का भारत का सबसे अमीर सेल्फ मेड व्यक्ति कौन है, जिसको धन विरासत में नहीं मिला, खुद बनाया पूरा पैसा? ये है निखिल कामत, जीरोधा कंपनी है उसके मालिक हैं ये। आपको टॉप 10 दिखा देता हूं। नंबर 1 पे निखिल कामत और नंबर 2 पे भाविश अग्रवाल। बस इतना ही ध्यान रखिए, भाविश अग्रवाल जो ओला टैक्सी, मतलब टैक्सी एग्रीगेटर जो कंपनी है ओला, उसके फाउंडर है। हाल ही में समाचारों में देखी गई दुआरे राशन योजना किस राज्य की है? दुआरे राशन मतलब राशन आपको आपके द्वार पे पहुंचाएंगे, लेकिन अगर राशन आपको आपके द्वार पे पहुंचाना है किराने के स्टोर के मालिक को, तो क्या चाहिए? गाड़ी भी तो चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए। उसको खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता बंगाल की सरकार देगी। इसका नाम है दुआरे राशन। यानी दुआरे राशन में 21,000 जो राशन स्टोर हैं बंगाल में, 21,000 उनके मालिकों को 1 लाख रुपए तक की सहायता व्हीकल खरीदने के लिए देगी बंगाल की सरकार, जिससे वो व्हीकल का इस्तेमाल करके आपको आपके घर पे, आपके द्वार पर राशन पहुंचा सकें। तो आंसर है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में तो देखो बहुत सारी योजनाएं हैं, आप कर भी नहीं पाओ इतनी योजनाएं हैं। खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपाश्री, कन्याश्री प्राकल्प, याद होगा एक बार यूनाइटेड नेशन ने तारीफ करी थी। फिर रूपाश्री प्राकल्प वगैरह बहुत सारी योजनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को और मोंडई कल्ट विश्व सम्मेलन हुआ, कहां पे हुआ? ये कल्चर को लेके हुआ। संस्कृति को बचाओ, संस्कृति को मजबूत करो, कल्चरल सेक्टर में क्या क्या कमियां हैं उस पर ध्यान दो। तो इसमें क्या हमारे कल्चर मंत्री गए थे? कल्चर मंत्री तो कैबिनेट रैंक के मंत्री तो नहीं गए, उन्होंने
जो राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भेज दिया था। तो ये मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में हुई थी। और मैक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं एनुअल क्या नाम है, मैनुअल लोब्राडोर, लोपेज ओब्राडोर, उन्होंने कहा था कि दुनिया में शांति चाहिए तो एक शांति मंच बनाओ, उसमें 3 व्यक्तियों को डाल दो। कौन कौन? एक तो एंटोनियो गुटेरेस, महासचिव संयुक्त राष्ट्र के, एक प्रधानमंत्री मोदी और एक पोप फ्रांसिस। ये इन्होंने तो कहा था, मैक्सिको राष्ट्रपति ने तो कहा था। तो यूनेस्को मोंडिया कल्ट में अर्जुन राम मेघवाल गए थे, राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री जी किशन रेड्डी को रिपोर्ट करते हैं। मैक्सिको सिटी में ये हुआ था। इज दैट क्लियर? और यूनेस्को ने भारत के 3 शहर को लर्निंग सिटी डिक्लेयर करा है, नीलंबुर जो केरल में, त्रिशूर केरल में और वारंगल तेलंगाना में। और यूनेस्को के 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और 14 इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं। 15वां जो बन सकता है वो है गरबा, और 41वां जो बन सकता है वो है होयजला के मंदिर। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन डेडिकेट होता है सेंट जेरोम, जिन्होंने बाइबल, जो ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ होता है बाइबल, उसका अनुवाद किया था। तो उनको सम्मानित करने के लिए 30 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है गुरुवार के अंतिम, मतलब सितंबर के अंतिम गुरुवार को, 29 सितंबर को मनाया गया। लेकिन सावधान, भारत में नहीं। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है 5 अप्रैल। क्यों? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 का वो महान दिन जब भारत का पहला जहाज, भारत से पहला जहाज एसएस लॉयल्टी कहां से कहां गया था? मुंबई से इंग्लैंड गया था। तो इस दिन भारत में समुद्री विरासत की शुरुआत हुई। तो 5 अप्रैल 1919 को, तो 5 अप्रैल का दिन भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है। और विश्व समुद्री दिवस होता है सितंबर का अंतिम गुरुवार। इस बार था 29 सितंबर को। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? और समुद्री विरासत से याद आया, भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बन रहा है लोथल में। लोथल में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस यानी सेफ एबॉर्शन डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। और जयंती पटनायक का निधन हो गया, कांग्रेस की बड़ी नेता थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की ये पहली अध्यक्ष थी। अभी तो रेखा शर्मा है, लेकिन उस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की पहली चेयरमैन थी ये जयंती पटनायक। और ये ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री जेबी पटनायक की पत्नी भी थी। और एक बुकर प्राइज जीत चुकी हुई वो हैं लेखिका, उनका निधन हो गया। इनकी सबसे फेमस किताब थी वुल्फ हॉल, इनका नाम था हिलैरी मंटल। तो हिलैरी मंटल का निधन भी हो गया। यह था हमारा महीने का पहला वीडियो। मेरे अति ज्ञानवर्धक वीडियो होते हैं और इतना नॉलेज होता है हर वीडियो में कि कम से कम 2 घंटे पचाने में लगते हैं उसे। तो ये मत समझिए कि ये 20 मिनट का है, 21 मिनट का है। और कभी भी वीडियो को उसकी लेंथ से मत नापिए। आपको 2-2 घंटे के वीडियो मिलेंगे नेट पे और आप उनको देखेंगे तो यही समझ में नहीं आएगा 2 घंटे में पढ़ा क्या और कुछ सीखा भी कि नहीं सीखा। ये वो काम नहीं है। यहाँ पे नए बच्चे बहुत आए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि थोड़ी सी गति मेरी ज़्यादा है, लेकिन 20 मिनट के अंदर काम हो जाएगा डेली। जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे में भी नॉलेज नहीं मिलेगी, वो इस वीडियो को पचाइए बैठ के। इसमें जो ज्ञान दिया उसको लिखिए, सीखिए। पीडीएफ मिला है, उसका प्रिंट आउट ले लो या तो कुछ तो करो, कुछ तो मेहनत करो इसमें। या सिर्फ बस इसलिए बैठे रहोगे कि नहीं चलो नहीं पढ़ते, लास्ट में बेस्ट 300 की याद आती है जब कुछ नहीं पढ़ा होता, चलो जी बेस्ट 300 से काम चला लेते हैं। ऐसे नहीं होता। असली नॉलेज चाहिए तो इसी में मिल रही है डेली में। इतना ज्ञान मैं कभी दे ही नहीं सकता सोच के भी। बेस्ट 300 में तो सिर्फ क्वेश्चन बताया, आंसर बताया और आगे बढ़ गए। क्लियर है ये चीज? तो इस महीने से ये अपने एक वो बना लो कि मुझे डेली करंट अफेयर ही पढ़ने हैं और कुछ नहीं। तो मिलते हैं फिर बाकी 2 अक्टूबर के वीडियो में। गांधी जयंती की सबको बधाई एडवांस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।